नमस्कार। बीकॉम पार्ट 3 लोहिया महाविद्यालय चूरू के सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत करता हूं। मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन एवीएसटी। प्रिय विद्यार्थियों, ये आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि जीएसटी में जो पंजीयन होता है उसके बारे में जो प्रोविजंस दिए गए हैं जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, उस पंजीयन के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। वास्तव में एक बात अपन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप बीकॉम पार्ट 3 के स्टूडेंट्स हैं, कि आपने आयकर में पढ़ा होगा कि एक पैन नंबर जारी होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। जो भी करदाता होता है उसके पैन नंबर जारी करने किस लिए जरूरी होते हैं, ये हर जगह आजकल जैसे मैंडेटरी भी हैं। जीएसटी इनकम टैक्स में जब किसी भी जगह से कहीं पर भी सरकार के खाते में जब आयकर के किसी व्यक्ति के द्वारा कमाई गई आय को जमा कराना होता है तो उससे पहले उसको नंबर लेने पड़ते हैं, किसी जो कि हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। किसी भी करदाता का, यानी किसी भी व्यक्ति का, इंडिविजुअल का हो या कोई अदर कॉरपोरेट्स में हो, कोई एचयूएफ हो, कोई भी रजिस्टर्ड संस्था जो भी है, सबको पैन नंबर लेना इसलिए जरूरी होता है कि उनको आय के ऊपर जो कर लगता है वो कर उस खाते में जमा होता है। कोई रिफंड लेना होता है तो भी उसकी जरूरत पड़ती है। जब एक उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने वाला एक नियोक्ता है या अन्य कोई व्यक्ति है या संस्था है जो किसी भी व्यक्ति को कोई पेमेंट करते हैं और वो अगर उस व्यक्ति की आय की श्रेणी में है तो उसके ऊपर वो एट सोर्स टैक्स को कलेक्ट करने का एक प्रोविजन होता है, काटने का टैक्स, तो उसके लिए भी पैन नंबर की आवश्यकता पड़ती है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि टैक्स की कटौती या टैक्स का कलेक्शन बिना पैन नंबर के नहीं होता है, इनकम टैक्स की जहां तक बात करें। ठीक वैसे ही जब कोई भी टैक्स हो चाहे किसी भी प्रकार का, तो जीएसटी भी एक टैक्स की है और ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और इस टैक्स की अंदर भी यही नियम होता है कि जब कोई आपूर्ति के बारे में जब कर जमा कराना होता है सरकार के खाते में, तो उसके लिए जो ऐसा व्यक्ति जो भी कोई सप्लाई आपूर्ति करता है उसको जीएसटी नंबर लेना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई किसी भी करदाता की पहचान जब तक नहीं हो जाती, उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाता, तो करदाता की पहचान उसका नंबर होता है, वो एक नंबर जारी किया जाता है, वही उस करदाता की पहचान होती है। तो जीएसटी की पॉइंट ऑफ दृष्टि से जब अपन देखें कि जब तक किसी भी व्यक्ति के का पंजीयन नहीं होगा जीएसटी में, तब तक न तो वह व्यक्ति जो कि सप्लाई करता है वो जिस व्यक्ति को भी सप्लाई कर रहा है उससे टैक्स वसूल कर सकता है, टैक्स कलेक्ट कर सकता है, और न ही खुद के द्वारा की गई आपूर्ति, जो खुद के द्वारा प्राप्त की गई आपूर्ति के ऊपर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है वो ले सकता है। तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि यदि किसी व्यक्ति को जीएसटी से संबंधित जो चीजें हैं उनको संपन्न करना है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, अगर वो उन सीमाओं में आता है तो उसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है, और पंजीयन होने के बाद ही वह टैक्स इनवॉइस जारी कर सकता है और अपने द्वारा प्राप्त की गई आपूर्ति के ऊपर जो टैक्स है वो उसने चुकाया है उसका उसकी जो है वो क्रेडिट ले सकता है, जिसको हम आईटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो इस दृष्टि से क्या होता है कि इसके लिए जो एक कंसर्न्ड अथॉरिटी होती है, जो निर्धारित सत्ता होती है, वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करती है। वो एक्चुअल में वो जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो उसका जीएसटी नंबर होता है, और वही नंबर से उसकी पहचान होती है। जब उसको वो नंबर जारी हो जाता है तब वो टैक्स इनवॉइस जो जारी करेगा जीएसटी का, वो टैक्स इनवॉइस जारी कर सकता है, जिसमें सीजीएसटी, एससीएसटी, आईजीएसटी जैसी भी पोजीशन हो उसका टैक्स इनवॉइस जारी कर सकता है, और खुद के द्वारा जो प्राप्त की गई आपूर्ति पर जो दे बनता है कर, उस कर का जो उसने चुका दिया है उसने, उसकी वो क्रेडिट लेने के लिए अधिकारी हो जाता है।
ये बात तो इसकी जरूरत की महसूस हुई कि भी वो क्यों जरूरत होती है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन या पंजीयन कराने की, जिसके लिए वो एक नंबर लेगा। अब ये हेडिंग अपने पंजीयन के प्रकार का लगाया है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि पंजीयन एक तरीके से नहीं होता है। पंजीयन की प्रकृति भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के बात एक ही है कि उसको एक नंबर जारी होना होता है, जिसको जीएसटी नंबर अपन कहते हैं, वह नंबर जारी करना होता है। तो इसके लिए पंजीयन के संबंध में जो विभिन्न प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं, उनमें धारा 22 से 30 तक के अलग अलग प्रकार की प्रकृति के जो पंजीयन होते हैं उनको बताया गया है। और उसके लिए जो प्रावधान दिए गए हैं जो उन धाराओं के अंतर्गत है, उनके संबंध में जो नियम हैं वो नियम 8 से 26 तक वर्णित किए गए हैं। वो पंजीयन के संबंध में नियम हैं। तो एक तो सेक्शंस हैं वो 22 से 30 तक हैं, और जो रूल्स हैं वो 8 से 26 तक हैं। वास्तव में ये नियम उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होता है जो कि वास्तव में भी पंजीयन के लिए दायी होते हैं। देखिए, इसमें 3 मुख्य प्रकार की कैटेगरी होती है। पंजीयन किसको कराना होता है? या तो वो पंजीयन के लिए दायी हो जाए, ही इज लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन, नंबर 1। दूसरा, वो पंजीयन उसके लिए अनिवार्य पंजीयन हो, यानी उसको पंजीयन कराना ही कराना है, वो दायी नहीं होता लेकिन उसको फिर भी उसको पंजीयन कराना होता है, तो उसको हम अनिवार्य पंजीयन कहते हैं। और तीसरा, न तो वो दायी है न वो अनिवार्य है उसके लिए पंजीयन कराना, फिर भी अपनी इच्छा से वो पंजीयन कराना चाहता है तो भी वो पंजीयन करा सकता है। तो ये 3 प्रकार की मुख्य रूप से इसकी कैटेगरी ऐसी होती है प्रकृति के अनुसार, जो कि पंजीयन अलग अलग स्थितियों के अंदर जो पंजीयन की व्यवस्था है उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, जैसे मैंने बताया आपको, पंजीकरण के लिए दायी होना, लाइबल पर्सन लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए क्या होगा, ये जैसे सेक्शन 22 है। सेक्शन 22 सीधी सी बात एक ही कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष के अंदर जो है वो टर्नओवर के हिसाब से अगर निर्धारित सीमा को पार कर जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो पंजीयन के लिए दायी हो जाता है, पंजीयन के लिए लाइबल हो जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल में सामान्य रजिस्ट्रेशन उसके लिए जरूरी हो जाता है। तो वो पंजीयन के लिए दायी होता है। इसके लिए जो सीमाएं बनाई गई हैं वो टर्नओवर की सीमाएं बनाई गई हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो टैक्सेबल सप्लाई होती है, जो ग्रॉस टैक्सेबल सप्लाई नहीं बल्कि एग्रीगेट सप्लाई जिसको अपन कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई में फर्क होता है। टैक्सेबल सप्लाई हम टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए लेते हैं, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई हम उसके लिए लाइबल है या नहीं उसके लिए उसको निर्धारित करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि यदि कोई व्यक्तिगत वर्ष के अंदर कोई वस्तु या सेवाएं या दोनों का आपूर्ति करता है, तो 1 अप्रैल 2019 से कुछ जो प्रावधान लागू किए गए हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में, ये मैं आपको इसलिए ले रहा हूं कि पहले हमारा ये जो एक्ट है वो जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसमें जो नियम बनाए गए थे उसके बाद में जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर उन नियमों में समय समय पर संशोधन किए गए। जो लेटेस्ट संशोधन 1 अप्रैल 2019 को रजिस्ट्रेशन के संबंध में हुए, उन प्रावधानों के अनुसार, चूंकि वही प्रासंगिक है, वही रेलेवेंट है, इसलिए उनको अपने यहां ध्यान करते हैं। तो उसमें क्या बताया गया है, नंबर ए, जो विशिष्ट श्रेणी के कुछ राज्य, जिसमें 4 प्रकार के राज्य, 4 राज्य हैं मुख्य रूप से, जैसे मणिपुर, मिजोरम, ये नॉर्थ ईस्ट की ही स्टेट्स हैं, जिसमें लेकिन उसमें नॉर्थ ईस्ट में तो जैसे 7 सिस्टर्स होते हैं, उनको सबको अपने 7 सिस्टर्स को है जिनको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर 4 स्टेट हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 4 ऐसे स्टेट हैं जो कि उस विशिष्ट श्रेणी के स्टेट्स हैं जिनमें कोई भी माल एवं सेवाएं या दोनों जिनकी आपूर्ति का कुल आवर्त एग्रीगेट सप्लाई जो है वो 10 लाख रुपए से अधिक है, तो वो जो व्यक्ति होगा वो इन स्टेट्स के अंदर वो पंजीयन के लिए रेस्पॉन्सिबल या उसके लिए लाइबल हो जाएगा, उसके लिए दायी हो जाएगा। नंबर दूसरी भी कुछ ये स्टेट हैं जिसके अंदर कितने 6 स्टेट दिए गए हैं। इसमें पहले वाले में 4 स्टेट थे, दूसरे वाले में 6 स्टेट दिए गए हैं, ठीक है, राइट। तो ये जो 6 स्टेट्स दिए गए हैं, इन 6 स्टेट्स में अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम। अब देखिए जैसे 7 सिस्टर और एक असम इसमें नहीं है। ये 7 सिस्टर्स में से 4 तो ऊपर आ गए, और ये जो अरुणाचल,
मेघालय और सिक्किम जो हैं, ये इसके अंदर अपने यहां पर 3 जो स्टेट हैं, ये 3 स्टेट इसके अंदर और दिए गए हैं। तो अरुणाचल, मेघालय और सिक्किम, ये 3 स्टेट, और फिर उत्तराखंड, पांडिचेरी और तेलंगाना, 3 स्टेट ये हैं। उत्तराखंड, पुडुचेरी जैसे उसमें आ गया, मतलब एक तरह से अपने यूनियन टेरिटरी में आ गया था। तो पुडुचेरी और तेलंगाना, इनमें जो है वो माल एवं सेवा कर का कुल आवर्त का 20 लाख रुपए से अधिक होने पर, 20 लाख रुपए से अधिक होने पर, और उपरोक्त ए और बी को छोड़कर शेष राज्यों में जिनमें हिमाचल प्रदेश और असम भी शामिल है, तो अब ये मान लीजिए कि इन ऊपर को छोड़ दीजिए, और बाकी शेष भारत में, यानी ये 6 जिनमें यूनियन टेरिटरी भी शामिल हो गया, पौंडीचेरी वाला और ऊपर वाले, इनको छोड़कर शेष समस्त भारत मान लीजिए आप। तो शेष समस्त भारत में, जिसमें असम और हिमाचल प्रदेश भी शामिल है, तो शेष भारत मान लीजिए। अब शेष भारत के अंदर जितने भी जो आपूर्ति हैं, उसके बारे में यह प्रावधान किया गया है कि यदि इन इससे बाकी बचे स्टेट्स के अंदर यदि केवल माल की आपूर्ति, केवल माल और केवल माल की आपूर्ति की जाती है, तो ऐसी स्थिति में लिमिट है 40 लाख रुपए। लेकिन यदि आपूर्ति सेवा की जाती है या माल और सेवा दोनों की जाती है, तो फिर इसकी लिमिट है 20 लाख रुपए। तो एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में बात है कि वी की लिमिट तो 20 लाख ही है या लिमिट 10 लाख ही है। यानी कुछ विशिष्ट श्रेणी के 4 राज्य हुए जिनमें 10 लाख, और बाकी स्थितियों में आप इस तरीके से माने 20 लाख ही है। एक पोजीशन ऐसी है जिसमें लिमिट 40 लाख है, और वो एक ही पोजीशन है केवल, और वो क्या है? वो संपूर्ण भारत में ही आप इस तरीके से मानिए कि जो ए और बी के इनको छोड़ करके बाकी जो राज्य हैं उनकी बात, यानी बाकी जो शेष राज्य जो भारत है उसकी बात है। तो उसके अंदर क्या है कि यदि वो केवल माल की आपूर्ति करता है तो 40 लाख रुपए है, और यदि वो केवल सेवा की आपूर्ति करता है, माल या सेवा दोनों की आपूर्ति करता है, तो फिर 20 लाख रुपए। ये इतना भी आपको ध्यान में रखना है कि 10 लाख, 20 लाख, 40,000 लिमिट यही है, 40 लाख। तो इन स्थितियों को अपन ध्यान में रखते हुए ये रजिस्ट्रेशन के लिए लायबिलिटी है कि नहीं है, ये अपन पता लगाते हैं। अब नाम अपना क्या आया? कुल आवर्त की नाम आई। एग्रीगेट टर्नओवर किसको कहते हैं? एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब यहां पर कहता है कि चाहे सप्लाई उसने कर योग्य माल की हो या अकर योग्य माल की हो, कर मुक्त की हो, कर योग्य की हो, या इंटरस्टेट की हो, विद इन स्टेट की हो, या निर्यात की बिक्री की गई हो, सभी प्रकार की जो बिक्री होती हैं, चाहे वो टैक्सेबल हो या नहीं हो, उन सबका जोड़ यदि उसका इन सीमाओं के बाहर हो जाता है तो वो लायबल हो जाता है। तो एक बात तो इसमें यह हो गई कि इसमें हम बिक्री सभी प्रकार की लेते हैं, लेकिन यहां पर एक कंडीशन और है कि वो सभी एक ही पैन के अंतर्गत होनी चाहिए, एक ही पैन के अंतर्गत होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनका पैन एक ही है, PN पैन। रजिस्ट्रेशन तो ऐसे होता है ना कि हर स्टेट में जैसे अलग अलग, तो हर स्टेट में अलग अलग उसको रजिस्ट्रेशन मान लीजिए उसको कराना हो गया कि अलग अलग स्टेट में तो अलग अलग पंजीयन कराएगा हो, लेकिन एक ही पैन है तो उसकी एग्रीगेट टर्नओवर मान लीजिए वो एक ही होनी चाहिए, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर के लिए उसको जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा जो प्रावधान किए गए हैं वो प्रावधान इस तरीके से होते हैं कि भाई इसके अंदर जो है ये मुख्य बात ये है कि भाई जब कई बार क्या होता है कि भाई अब आप एग्रीगेट टर्नओवर में उसको सम्मिलित करोगे नहीं, किसी ने FD करवाई, उसके अंदर उसका जो ब्याज होता है उसको अपन उसकी माने कि नहीं माने, हालांकि FD के ऊपर उसको जो ब्याज मिलता है वो ब्याज एक्चुअल में क्या होता है, वो एक इनकम होती है, लेकिन ये कहता है कि टर्नओवर की दृष्टिकोण से उसको उसके अंदर जोड़ा जाता है। दूसरी बात, यदि किसी पंजीकृत व्यवसाय का हस्तांतरण होता है, उसकी सेल होती है, उसका डिस्पोजल होता है, तो चूंकि उसकी सेल हुई, डिस्पोजल हुई, तो ऐसी स्थिति में जो जिस व्यक्ति को ये सेल हुआ, जिस व्यक्ति को ये ट्रांसफर हुआ, उसको भी पंजीयन कराना जरूरी होगा, तो वो भी पंजीयन के लिए दायी हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी पंजीकृत व्यवसाय का हस्तांतरण होता है तो हस्तांतरण तिथि को पंजीयन के लिए दायी हो जाएगा हस्तांतरित व्यक्ति भी, क्योंकि जब व्यवसाय पंजीकृत है
और पंजीकृत व्यवसाय को जब बेचा जा रहा है, स्थानांतरित किया जा रहा है, तो जिस व्यक्ति के पास हो जाएगा तो उस व्यक्ति को भी उसका पंजीयन कराना होगा, वो उसके लिए पंजीयन के लिए दायी हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जो है जीएसटी से पहले से भी किसी मौजूदा कानून के अंतर्गत, अगर वो मान लीजिए जीएसटी से पहले अगर पंजीकृत था, वेट में, सीएसटी में वगैरह, है ना, तो वो फिर जीएसटी के अंतर्गत भी पंजीयन उसका कराना जरूरी होगा, उसके लिए दायी हो जाएगा। एक पंजीकृत कोई फुटकर कार्य करने वाला व्यक्ति जो जॉब वर्क का काम करता है, वो जॉब वर्क का काम करने वाला व्यक्ति जो है वो, या श्रमिक जिसको हम जॉब वर्कर कहते हैं, यदि वो अपना कार्य पूरा करने के बाद आपूर्ति को प्रदान की, अगर वो पूरा करने के बाद वो आपूर्ति करता है, तो ऐसी आपूर्ति उस जॉब वर्कर की आपूर्ति नहीं मानी जाएगी, बल्कि ऐसी जो आपूर्ति है वो प्रधान की आपूर्ति मानी जाएगी। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि वो यद्यपि वो पंजीकृत फुटकर है, कार्य करने वाला व्यक्ति पंजीकृत है, उसके बावजूद भी उसने जॉब वर्क अगर उसने किया है, और मान लीजिए कई बार तो क्या होता है कि उस जॉब वर्क के प्लेस से ही वो उस माल की आपूर्ति की जाती है, किसी प्रधान के द्वारा उसके आदेश के अनुसार वो पूर्ति कर देता है, तो ऐसी आपूर्ति को भी प्रधान की आपूर्ति माना जाएगा, नहीं कि जॉब वर्कर की आपूर्ति को माना जाएगा। एक कर योग्य व्यक्ति की स्वयं की प्रधान और दोनों के लिए की गई आपूर्ति को कुल आवर्त में जोड़ा जाएगा। तो चाहे एजेंट ने की हो, चाहे प्रधान ने की हो, वो प्रधान की कुल आपूर्ति के अंदर एक कर योग्य व्यक्ति की स्वयं की या प्रधान दोनों के लिए की गई जो आपूर्ति है उसको कुल आवर्त में जोड़ा जाएगा। तो यहां पर जो मुख्य बात क्या हुई कि अगर वो टैक्सेबल पर्सन है, अगर वो टैक्सेबल पर्सन है तो चाहे उसने स्वयं या प्रधान दोनों के लिए जो आपूर्ति है उसको कुल आवर्त में जोड़ा जाएगा। तो चाहे एजेंट ने की हो, चाहे प्रधान ने की हो, दोनों ही आपूर्तियों को जोड़ा जाएगा। अगर एजेंट के लिए कि वो टैक्सेबल है कि नहीं, तो उसको भी लिए भी होगा, और प्रधान है तो उसके लिए भी होगा। तो ये इसके अंदर है एग्रीगेट टर्नओवर के निर्धारित करने के लिए। इसके अंदर एक बात और ध्यान रखने की बात है आपको, और वो ये है कि जैसे अपने अभी कहा कि भी उसके अंदर वो एग्जाम्प्ट है, चाहे टैक्सेबल है, चाहे इंटरस्टेट है, चाहे इंटरस्टेट है, चाहे वो एक्सपोर्ट है, हर प्रकार की जो आवर्त सप्लाई होती है उसको एग्रीगेट सप्लाई के लिए जोड़ा जाएगा। लेकिन उसके अंतर्गत सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी यानी जो टैक्स और सेस, ये चार चीजें जो हैं इनको इसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम एग्रीगेट टर्नओवर का निर्धारण करते हैं तो कोई भी प्रकार का टैक्स उसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। ये बात तो हुई आपकी सेक्शन 22 की। अब अपन आते हैं सेक्शन 24 के। सेक्शन 24 क्या कहती है? वो अनिवार्य पंजीयन के यानी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताती है। अनिवार्य पंजीयन का मतलब यह होता है कि चाहे उसकी टर्नओवर निर्धारित लिमिट को क्रॉस न करे। जैसे मान लीजिए अपन ये कहा कि भाई सिंपल जो उसकी ऐसे स्टेट हैं जिसमें माल और सेवा दोनों की आपूर्ति वो करता है, कोई व्यक्ति होता है और रजिस्टर्ड होता है, अगर वो 20 लाख रुपए से अधिक की उसकी टर्नओवर होती है तो एग्रीगेट। लेकिन मान लीजिए उसकी टर्नओवर 15 लाख रुपए की है एग्रीगेट की, तो भी उसको निम्नलिखित जो कंडीशंस हैं उसके अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, चाहे वो सीमा से उसकी कम ही क्यों न हो आपूर्ति। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? वो इसमें एक तो है अंतर्राज्यीय करयोग्य बिक्री की आपूर्ति जो है, या हम करयोग्य जो आपूर्ति करने वाला व्यक्ति होता है, अंतर्राज्यीय यानी इंटरस्टेट कोई भी अगर सप्लाई की जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर इंटरस्टेट सप्लाई अगर की जाती है माल की तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, चाहे 1 रुपये की क्यों नहीं की जाए। कहने का मतलब यह हुआ। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो केवल सेवा की आपूर्ति इंटरस्टेट करता है, केवल सेवा की आपूर्ति इंटरस्टेट करता है, तो उसके लिए वो जो लिमिट है वो यथावत लागू रहेगी 20 लाख रुपए वाली, और विशिष्ट राज्यों में 10 लाख रुपए वाली। केवल सेवा की आपूर्ति अगर की जाती है इंटरस्टेट, तो ऐसी स्थिति में तभी वो इसके लिए दायी होगा, उसके लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाली बात लागू होगी जब वो 20 लाख या 10 लाख की लिमिट को क्रॉस कर जाए। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन हुआ कि कुल मिलाकर के कोई भी माल की अगर इंटरस्टेट सप्लाई की जाती है तो फिर हम लिमिट नहीं देखते हैं, वो निश्चित रूप से उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कंपल्सरी है।
दूसरा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति होता है। वो अगर कोई आपूर्ति, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होता है ना जो कभी कभार जैसे किसी स्टेट में गए और तुरंत वहां पर उन्होंने कोई छोटा बड़ा बिजनेस किया, बंद किया, फिर दूसरी जगह चले गए, तीसरी जगह चले गए, तो वो आकस्मिक रूप से करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका रेगुलर कोई एक टेंडेंसी नहीं होती है, तो उसके लिए अलग से प्रोविजन है, लेकिन उसको कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन अगर इस तरीके के आकस्मिक व्यक्ति हैं, कभी कभार कोई एक बिजनेस करते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई करने वाला और ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसको सप्लाई करता है, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर से सप्लाई लेना और ई कॉमर्स ऑपरेटर को सप्लाई देना, दोनों स्थितियों के अंदर जो है वो, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद सप्लाई करेगा, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सप्लाई करेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यदि कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई लेगा तो भी उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो चाहे वो आपूर्ति ले चाहे वो आपूर्ति दे, उसको कंपलसरी है क्या कराना, रजिस्ट्रेशन करवाना। इसके अलावा विपरीत प्रभार के तहत कर भुगतान के लिए दायी व्यक्ति, अब रिवर्स चार्ज के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति टैक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, उसको कर चुकाने के लिए उसका दायित्व आता है। यानी यहां पर आपको क्लियर ध्यान रखना है कि दो व्यक्ति हैं, एक मिस्टर एक्स सप्लाई करता है और वाई सप्लाई लेता है। कायदे से हम क्या करते हैं कि एक्स व्यक्ति जो सप्लाई करता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो दायी होता है कि वो उसकी टैक्स का भुगतान करेगा, मतलब वो टैक्स कलेक्ट करेगा। लेकिन यहां पर क्या है, चूंकि एक्स को उसमें है नहीं, वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे अनरजिस्टर्ड है मान लो, तो फिर जो व्यक्ति उसकी लेता है और लेने वाला व्यक्ति जो है वो प्राप्त करने वाला व्यक्ति यदि रिवर्स चार्ज के अंतर्गत उसको कर भुगतान करने का उसका दायित्व है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि वो जो आरसीएम के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो व्यक्ति आता है केवल उसी को रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है, क्योंकि सप्लाई तो अनरजिस्टर्ड होता है। तो ऐसी स्थिति में सप्लाई लेने वाले को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। इसके अलावा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको हम कहते हैं आईएसडी, जो कि अपने ऑफिस के लिए कोई सेवाएं लेता है और इसके संबंध में कोई टैक्स का भुगतान करता है, तो इसकी जो आईटीसी वो है वो अपने विभिन्न प्रकार की जो ब्रांचेस होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वो तभी कर सकता है ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जबकि वो रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ हो उसको। तो आईएसडी सेवा वितरक को जो है उसको भी कराना पड़ेगा। और इसके अलावा पंजीकृत व्यक्ति के अलावा जो भारत के बाहर से कोई भी सूचना प्रौद्योगिकी, कोई टेक्निकल नो हाउ, कोई जानकारी इस तरीके की जो है वो कोई समंक उपलब्ध करने की सेवा देने वाला भी कोई व्यक्ति होता है, जो कि इस पंजीकृत व्यक्ति के अलावा कोई है बाहर से कोई व्यक्ति जो है वो इस तरीके की सेवा प्रदान करता है भारत के बाहर से, है ना। तो इंडिया में कोई इस तरीके की सेवा प्रदान करता है तो उसको अब रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और अन्य व्यक्ति जिसे जीएसटी परिषद की सिफारिश से सरकार ने अधिसूचित कर दिया हो, अन्य कोई भी व्यक्ति जिसे जीएसटी परिषद की सिफारिश से सरकार ने अधिसूचित कर दिया हो, तो उसको भी ये पंजीयन कराना जरूरी हो जाएगा, उसको भी ये पंजीयन कराना जरूरी हो जाएगा। तो ये तो समय समय पर आता रहता है कि भी किसी को मुक्त कर दिया, किसी को वापस जोड़ दिया, तो ये काम जीएसटी काउंसिल के हाथ पर होता है। तो ये कुछ इसके जो हैं वो अपने देखा कि कंपलसरी वाले रजिस्ट्रेशन वाली जो कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनके बारे में अपने दिन क्या। तीसरा मैंने बताया जैसे ये धारा 25(3) है जिसके अंतर्गत ऐच्छिक रजिस्ट्रेशन यानी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होता है। और बच्चों बहुत आसान सी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी जाहिर सीमा से बाहर नहीं हो, चाहे उसके लिए सेक्शन 24 के अंतर्गत कंपलसरी नहीं हो, फिर भी कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 10 लाख रुपए भी साल की है, 5 लाख भी साल की है और नया उसके लिए कंपलसरी था, उसके बावजूद भी वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है कि मैं तो नॉर्मल जीएसटी में आना चाहता हूं, मैं तो मेरे बिल जीएसटी के नॉर्मल जीएसटी के बिल काटना चाहता हूं, तो वेलकम, कोई बात नहीं, आप आ जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। लेकिन आपको जो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप उसी तरीके से आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, उसी तरीके से आप लायबल हो जाओगे जिस तरीके से अन्य संस्थाएं जो कि वैधानिक दृष्टि से उनको अनिवार्य होता है या जो लायबल होते हैं, उस तरीके से आप बन जाओगे। ऐसा नहीं कहोगे कि बाद में नहीं मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मेरी तो लायबिलिटी नहीं बनती है,
ये नहीं चलेगा। अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन वॉलंटरीली हो गए तो आपके ऊपर सारे प्रावधान उसी तरीके से लागू होंगे जैसे कि आपको कराना ही था। तो ये बात हो गई। इसके बाद में एक और बात आती है कि ये माना गया रजिस्ट्रेशन है वो जो सेक्शन 26 में बताता है, ये डिम्ड रजिस्ट्रेशन होता है। और डिम्ड रजिस्ट्रेशन में तो बहुत सिंपल बात है कि मान लीजिए किसी ने किसी संस्था की जांच की, अनुसंधान किया, सर्वेक्षण किया, या कोई भी जांच पड़ताल हुई, या किसी भी कारण से अधिकारी ने उसके खातों का निरीक्षण किया और उसके सामने ये आ गया कि वास्तव में इसकी तो लिमिट को क्रॉस कर रहा है, या इसको ये तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको तो पंजीयन कराना ही चाहिए था, तो वो जिस डेट को वो इस तरीके की बात उसके ध्यान में आती है तो वो तुरंत वो क्या करता है कि अस्थायी पंजीकरण उसके लिए जारी कर देता है नंबर, वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कर देता है। और नहीं सॉरी, ये तो स्वतः पंजीकरण का होता है, ये शो मोटो वाला होता है। माना गया पंजीकरण की श्रेणी दूसरी होती है। माना गया डिम्ड जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक जो है पंजीयन कराने वाला व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो होता है उसने सीजीएसटी के लिए एसजीएसटी के लिए आवेदन कर रखा है, मान लीजिए वो एसजीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत हो गया है, तो वो सीजीएसटी के अंतर्गत भी उसका पंजीयन स्वतः ही मान लिया जाएगा। उसके अंदर सीजीएसटी के अंतर्गत भी उसका पंजीयन मान लिया जाएगा, बशर्ते कि सीजीएसटी के अंतर्गत उसके आवेदन को निरस्त नहीं कर दिया जाए, या एसजीएसटी के अंतर्गत उसने आवेदन कराने के लिए उसने एप्लीकेशन दे रखी है तो उसके अंदर उसको निरस्त नहीं कर दिया जाए। अगर इनमें से कोई निरस्त नहीं किया जाता है तो एक जगह रजिस्ट्रेशन होने पर दूसरी जगह भी उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो वास्तव में मान लिया जाएगा। बस ये इसके अंतर्गत बात है। कोई व्यक्ति किसी राज्य सेवा प्रदेश में एसजीसीसी के लिए पंजीकृत हो गया तो वो केंद्रीय सेवा के लिए भी वो पंजीकृत माना जाएगा, बशर्ते कि उसका निरस्त नहीं कर दिया गया हो। और यदि मान लीजिए उसका निरस्त अगर एसजीएसटी यूटीजीएसटी में उसका अगर रजिस्ट्रेशन निरस्त हो गया तो सीजीएसटी में भी निरस्त हो जाएगा। तो ये तो बात एक जगह रजिस्ट्रेशन होने की बात है कि अगर वो एक जगह रजिस्ट्रेशन हो गया तो सीजीएसटी में हो जाएगा, एसजीएसटी में हो गया तो सीजीएसटी में हो जाएगा, तो कहीं भी एक जगह हो जाएगा तो मान लिया जाएगा। इसके बाद में उचित अधिकारी द्वारा स्वतः ये शो मोटो रजिस्ट्रेशन होता है किसी भी प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। तो ये वाली वो बात है कि भाई उचित अधिकारी के निर्देशन में अगर कोई इस तरीके की बात आती है कि भाई इसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था और इसने नहीं करवाया, तो वो उचित अधिकारी है वो टेम्परेरी उसके लिए रजिस्ट्रेशन जारी कर देता है, एक अस्थायी पंजीयन जारी कर देता है। और उसके बाद में उस एससीएन पंजीकरण जो है वो आरईजी 12 में, यानी जीएसटी आरईजी रजिस्ट्रेशन 12 में आरईजी फॉर्म में वो जारी करेगा। और उसके बाद में उसको कहेगा कि ये जो है इस तिथि से उसका पंजीकरण प्रभावी मान लिया जाएगा। तो इसकी जब ऐसी स्थिति में उचित अधिकारी रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसने देखा सर्वे में उसको मिला कि भाई हाँ इसको इसने आवेदन नहीं किया है, उसको करना चाहिए था, तो वो जिस डेट को वो अस्थायी पंजीकरण तिथि की पंजीकरण जारी करेगा वही तिथि उसके पंजीयन की तिथि मान ली जाएगी। उसके बाद में वो क्या करेगा, इस अस्थायी पंजीकरण की तिथि के 90 दिन के भीतर, राइट, 90 दिन के भीतर वो आवेदन करेगा। कौन? वो व्यक्ति जिसके लिए अस्थायी पंजीकरण जारी किया गया है, वो 90 दिन के भीतर इसमें विधिवत रूप से वो आवेदन करेगा, विधिवत रूप से वो आवेदन करेगा 90 दिन के भीतर। और इसमें नियम 8 या 12 में निर्धारित तिथि से पंजीकरण हेतु आवेदन करेगा, निर्धारित विधि से पंजीकरण हेतु आवेदन करेगा। किंतु यदि उस व्यक्ति ने अस्थायी पंजीकरण के विरुद्ध अपील की है तो फिर अपीलीय अपील निरस्त के निस्तारण के 30 दिन के भीतर उसको पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अब कई बार क्या होता है कि जब उसने किसी अधिकारी ने स्वयं मोटा उसके खिलाफ उसने पंजीकरण के लिए आदेश जारी कर दिया अस्थायी पंजीकरण के लिए, वो कोर्ट में अपील में चला गया, आगे अपील में चला गया, तो अपीलीय अधिकारी ने उसकी अपील को निस्तारण किया। उस निस्तारण के 30 दिन के भीतर उसको इस तरीके का काम करना पड़ेगा। यदि उसके अगेंस्ट जाती है तो उसको आवेदन करना पड़ेगा पंजीकरण के लिए। तो ये बात हुई अपनी 90 दिन वाली और 30 दिन वाली। और चूंकि आवेदन करेगा तो आवेदन के अंदर तो रूल्स बने हुए हैं, उन रूल्स के मुताबिक 8 से 12, 8 या 12 उन रूल्स के अंतर्गत वो करेगा। इसके बाद में आता है कि यदि वो विधिवत आवेदन कर देगा और आवेदन करने के बाद उसके सत्यापन और फिर उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी जो नियम है वो नियम 9 और 10 के प्रावधान उसके अंदर लागू होंगे। जैसे आपने कहा कि भी 8 और 12 में अप्लाई करने का वो है, तो उसी तरीके से वो 9 और उस 10 के अंदर उसके अंदर जो है वो एक प्रक्रिया बनी हुई है कि भाई वो आवेदन करेगा, फिर उसकी जांच होगी, उसका वेरिफिकेशन होगा,
उसके बाद में जो है वो उसको कोई स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, स्पष्टीकरण का जवाब देगा, फिर उस पर संतुष्ट हो जाएगा तो फिर उसको जो है पंजीयन की स्वीकृति प्रदान करेगा, फिर उसके लिए प्रमाण पत्र जारी करेगा। ये प्रक्रिया होती है। तो ये कहता है कि नियम 9 और 10 के जो प्रावधान होते हैं उसके रजिस्ट्रेशन के सामने, वो तो उसके लिए लागू होंगे। यानी आवेदन करने के बाद तो सारे नियम वही लागू होंगे जो कि नियम में वर्णित है। प्रक्रिया जो है, विधि जो है, वो उसका पालन करना पड़ेगा उसको। तो लेकिन उसका जो वास्तव में उसका जो पहचान नंबर है वो अस्थायी पंजीकरण तिथि से ही लागू माना जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अब आती है सेक्शन 23। सेक्शन 23 क्या कहती है? वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको पंजीकरण कराना न तो अनिवार्य है न वो दायी है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है, वो चाहे तो करा सकते, अदरवाइज उनको पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर सबसे पहला ऐसा व्यक्ति होता है जो कि पूर्णतया कर मुक्त माल या सेवा की आपूर्ति करता, बिल्कुल 100% एग्जम्प्ट गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करने वाला व्यक्ति होता है। अगर वो थोड़ा बहुत भी टैक्सेबल का सप्लाई कर लिया तो भी वो उस रेंज में आ सकता है। यहां पर प्रॉब्लम, यहां पर मेन बात यह है कि वो पूर्णतया इस तरीके की जो है वो चीजों की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यहां प्रश्न एक उत्पन्न और होता है कि ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई नॉर्मली कोई ऐसी चीजें हैं जिनको वो कह दिया कि भाई आपको पंजीयन कराने की आवश्यकता है, आपकी ये चीजें हैं वो इन पर टैक्स लगेगा ही नहीं, यानी जीएसटी लगेगा ही नहीं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो अपन ध्यान देने की वो ये होती है कि जैसे पेट्रोलियम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और भी सरकार उस सूची में जोड़ सकती है उन चीजों को कि जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन अभी जो जब ये प्रावधान लागू किए गए थे 2017 में, ये जब जीएसटी एक्ट बनाया गया था, उस समय भी कुछ चीजें ऐसी थी जिनको जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया, और उसमें मुख्य रूप से था पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ में जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सब चीजें जैसे हाई-स्पीड डीजल वगैरह या कुछ जितनी भी ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आते हैं, प्राकृतिक गैस वगैरह, इनको जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया, यानी ये जीएसटी के अंदर इनको इंक्लूड नहीं किया गया। और उसके लेकिन उनके ऊपर वेट जारी है, उनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है वो जारी है, वेट जारी है, तो वो पहले से लागू हैं तो वो रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर जीएसटी नहीं है। हम जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सब आयकर योग्य वस्तुएं हैं जिनकी आपूर्ति की जानी है। तो एक तो ये हो गया कि भाई ये जो है उनको जो इस तरीके का काम करने वाले उनको जीएसटी में पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होती, जो पूर्णतः कर योग्य कर मुक्त वस्तुओं का की या सेवाओं की आपूर्ति करते हैं। और जैसे मानवीय उपभोग की शराब है तो इस तरीके की जो आपूर्ति करने वाले व्यक्ति का भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी जो है वो स्टेट एक्साइज के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जिस पर वेट लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जो हैं वो इस दायरे से बाहर। इसके अलावा एक किसान है जो कि अपने परिवार के या किसी श्रमिकों के द्वारा ठेके पर अपने प्रयास के द्वारा अगर वो किसी भूमि के ऊपर जो है वो फसल पैदा करता है और फिर उस फसल को वो बेचता है, तो भी ऐसी स्थिति के अंदर भी उसको जो है वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। और इसके अलावा जीएसटी की सिफारिश पर भी जिसे केंद्र सरकार ने पंजीकरण से मुक्त कर दिया गया हो, ये कुछ आपूर्तियां और हो सकती हैं जिनको ये मुक्त कर सकता है। और इस प्रकार की आपूर्ति के अंतर्गत क्या होता है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत की गई आपूर्ति होती है, वो इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत की गई सप्लाईज है वो भी पूर्णतः कर मुक्त होती है, या हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर ही जीएसटी भुगतान करने के लिए दायी नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक्स एक ऐसा अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है जो कि वाई किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को माल की सप्लाई करता है, तो ऐसी स्थिति में एक्स चूंकि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है तो उसका दायित्व है ही नहीं, वो पंजीकृत नहीं है, क्योंकि उसकी जो लिमिट है वो उसने है ही नहीं, इसलिए वो रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है। तो फिर क्या होगा कि जो वाई व्यक्ति जो रजिस्टर्ड है उसकी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत उसका दायित्व बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कोई इस प्रकार का माल का कोई आपूर्ति कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति कोई भी माल की आपूर्ति कर रहे हैं और इस प्रकार की आपूर्ति के ऊपर आपूर्तिकर्ता के द्वारा टैक्स न लग करके आपूर्ति लेने वाले पर लगता है रिवर्स चार्ज के अंतर्गत, तो भी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी ऐसी आपूर्ति करने वाले व्यक्ति पर। इसके अलावा अभी अपने जैसे देखा ही था कि भाई जो है वो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको जो है वो
एक निर्धारित सीमा तक के इनकी आपूर्ति के ऊपर कोई जो है वो जैसे जिनको निर्धारित शर्तों के अंतर्गत जैसे अनिवार्य पंजीयन या पान मसाला तंबाकू की आपूर्ति विशिष्ट श्रेणी राज्यों और ऐच्छिक पंजीयन आदि को छोड़कर पंजीयन से जिनको मुक्त कर दिया गया हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जैसे जैसे अभी मैंने आपको बताई थी, ये जो नोटिफिकेशन है वो किस तरीके का है, ये नोटिफिकेशन है 40 लाख रुपए वाले के लिए। 40 लाख रुपए वाले के अंदर हमने आपको एक बात बताई थी कि वो कुछ विशिष्ट श्रेणी के राज्य हैं या कुछ भी सी तरीके की कैटेगरी वाले जो स्टेट्स आते हैं जिसमें शेष भारत आ जाता है, कुछ उन 10 राज्य और केंद्र शासित को छोड़ करके, तो वो इस तरीके की चीजें हैं कि वहां पर जितनी भी सप्लाई की जाती है वो ये कहते हैं कि लेकिन केवल माल की सप्लाई करने पर वो 40 लाख के हो जाते हैं। लेकिन इसमें कहता है कि इस माल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे तंबाकू है, गुटखा, पान मसाला, ये चीजें उसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अपने को देखिए केवल माल, तो माल के अंदर तो ये आ गया। मान लीजिए एक व्यक्ति केवल पान मसाला तंबाकू की सप्लाई करता है तो आप तो कहते हो दे दो 40 लाख के ऊपर उसकी मुक्ति है, 40 लाख के बाद ये लागू होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ चीजें हैं जिनको एक्सक्लूड किया गया है कि वो तो अगर वो करेगा तो उसके ऊपर तो वही लिमिट लागू होगी, लेकिन बाकी जो माल है उनके ऊपर 40 लाख की सीमा लागू होती है। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या हुआ कि अच्छा एक और बात है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अनिवार्य पंजीयन में आ गया। अब आप तो कह दोगे कि वो केवल माल की सप्लाई करता है इसलिए उसके ऊपर ही आ जाएगा, नहीं। अगर वो अनिवार्य पंजीयन की श्रेणी में आ गया तो वो केवल माल की सप्लाई करने वाला व्यक्ति होगा तो भी उसके ऊपर वो सारी सीमाएं लागू होंगी, यानी वो उसको कराना ही कराना है, चाहे उसकी कितनी ही रुपए की आपूर्ति हो। तो यहां पर 40 लाख वाली उन्होंने एक निर्धारित किए, एक छूट दी है, लेकिन उसके लिए अनिवार्य पंजीयन वाली व्यक्ति पर लागू नहीं होगी। गुटखा, पान मसाला, तंबाकू करने वाली आपूर्ति पर भी ये चीज लागू नहीं होगी। और विशेष श्रेणी के राज्य जो है वो और ऐच्छिक पंजीकरण को छोड़कर, अब इच्छा से तो कोई भी कराना चाहता है तो कराना ही चाहता है, तो अनिवार्य पंजीयन, ऐच्छिक पंजीयन, पान, गुटखा, तंबाकू ऐसी आपूर्ति करना, इन स्थितियों को छोड़ करके बाकी के अंदर वो 40 लाख रुपए वाली लिमिट है वो लागू हो जाती है। तो ये जो प्रोविजन अपन ने आज देखे वो मुख्य रूप से ये जो प्रोविजन है वो अलग अलग श्रेणी के जो पंजीकरण हैं उनके प्रावधान अपन ने देखे हैं। और अब अपन नेक्स्ट वीडियो में जो अपन देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, वो कुछ रूल्स के बारे में जो प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है रजिस्ट्रेशन का, ये दूसरे हम पार्ट में देखेंगे। इस पूरे रजिस्ट्रेशन के चैप्टर को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग जो है वो रजिस्ट्रेशन की नेचर के हिसाब से कौन कौन से रजिस्ट्रेशन होते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो प्रावधान होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये हमने पहली स्थिति के अंतर्गत देखेंगे। दूसरी स्थिति के अंतर्गत हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर को देखेंगे, प्रक्रिया को समझेंगे, जिसमें रूल्स आते हैं, मुख्य रूप से धाराएं भी हैं, सेक्शंस भी हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से रूल्स आते हैं। तो उन रूल्स के बारे में अपन अध्ययन करेंगे इसके सेकेंड पार्ट में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही।